नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद के दोनों सदन में आज भी हंगामा। बिहार एसआईआर के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में नहीं चलने दिया प्रश्नकाल। राज्यसभा भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित। कर्नाटक में खुद को मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने पर केएन राजन्ना की पहली प्रतिक्रिया। कहा, साजिश का करेंगे जल्द खुलासा। बीजेपी ने पूछा, आखिर क्या छुपा रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। बिहार में मतदाता सूची संशोधन से जुड़े केस की सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। याचिका में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर कश्मीर के लाल चौक तक तिरंगे के रंग में रंगे लोग। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ की समय सीमा 90 दिन के लिए बढ़ाई। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए हस्ताक्षर। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध कायम है। बिहार एसआईआर के विरोध में विपक्ष में आज भी दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में यही हाल देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन का कामकाज 2 बजे तक रोकना पड़ा है। आपको बताएं कि लोकसभा और राज्यसभा में खेल, माइनिंग और बंदरगाह से जुड़े 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं। और संसद के मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते के दूसरे दिन भी संसद भवन परिसर में विपक्ष का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रामगोपाल यादव समेत विपक्ष के अनेक नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्षी दल बिहार में एसआईआर और बीते आम चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोप में प्रदर्शन कर रहे थे। और आइए सीधे रुख करते हैं हम लोकसभा का। मुझे दिनांक 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में आग लगने के कारण अस्पष्टीकृत नकदी की बरामदगी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी, धन, मलबे
को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। वेदाक चरित्र और वित्तीय, बौद्धिक
ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है, और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं, और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in the revised list of business for today. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री रामदास अठावले। Respected माननीय Speaker, रामदास sir, अठावले। I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. और हंगामा बंद करो, हंगामा बंद करो। आइटम नंबर 5 श्री रामनाथ ठाकुर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज के लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री भागीरथ चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से तो इस वक्त की अहम खबर आ रही है लोकसभा से, जहां कैश कांड में आज की सबसे बड़ी खबर है जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के प्रस्ताव पर समिति की घोषणा यहां पर की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। लोकसभा स्पीकर ने इस समिति की घोषणा की और इस समिति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक-एक जज होंगे। समिति में होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज और जस्टिस अमित कुमार। जस्टिस वर्मा के खिलाफ इस वक्त गंभीर प्रवृत्ति के आरोप हैं, ऐसा स्पीकर महोदय ने कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले में संसद को एक स्वर में बोलना चाहिए। 14 मार्च की रात लगभग 11:35 पर जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगी थी
और उसी से निकल कर आया ये पूरा कैश कांड। जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के प्रस्ताव को यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकृति प्रदान की है और जो सदस्य हैं इस समिति के उसके नाम भी यहां पर आ दिए हैं। जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर बनी कमेटी को स्वीकृति प्रदान की गई है और जस्टिस अमित कुमार उच्चतम न्यायालय से, मंदन मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बीबी आचार्य इस कमेटी के सदस्य होंगे। ये कमेटी यथाशीघ्र जांच करेगी। कमेटी के ऐलान के बाद लोकसभा में सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र को लेकर इस समय वहां पर शोर मचने लगा। तो शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, यहां पर लोकसभा स्पीकर की तरफ से साफ तौर पर यह बात सामने आई है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ गंभीर प्रवृत्ति के आरोप और यहां पर उनकी तरफ से एक पूरा प्रस्ताव है उसका उन्होंने ऐलान कर दिया है। किस तरह से ये पूरी कमेटी काम करती हुई नजर आएगी? देखिए, हम जानते हैं कि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था और जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली सरकारी आवास से जब जली हुई नकदी बरामद हुई थी और उसके बाद हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक कमेटी बनाई थी और उसमें ये पाया था कि ये बहुत गंभीर प्रकृति का मामला है और भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और ये संकेत दिए गए थे और जो सरकार को जो टिप्पणी में कहा गया था उससे स्पष्ट था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये एक तरह से सिफारिश है कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए और हमने देखा कि 100 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत वाली एक प्रस्ताव जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए, उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा में रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उस पर आगे जो कार्रवाई होती है कि एक समिति बनती है जिसमें उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश और एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश और एक वरिष्ठ अधिवक्ता को शामिल किया गया। यथाशीघ्र ये समिति इस पर आगे बढ़ेगी। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया होती है जब भी किसी न्यायाधीश को, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की कोई कदाचार के मामले में, तो उसमें संसद में महाभियोग लाना होता है। राज्यसभा या लोकसभा में उसको एक निश्चित संख्या होती है सांसदों की, उन सांसदों के दस्तखत से प्रस्ताव देना होता है। तो हमने देखा कि सांसद रविशंकर प्रसाद और तमाम सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने एक स्वर से एक प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव दिया था लोकसभा अध्यक्ष को कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो आरोप है वो बहुत गंभीर प्रकृति के है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को पाया था जो जांच समिति आंतरिक बनाई थी कि उनके जो सफाई थी जस्टिस यशवंत वर्मा की उससे संतुष्ट नहीं थी और उसके बाद हमने देखा कि ये पहल की गई थी। ये पहल केवल सरकार की तरफ से नहीं थी, दरअसल तमाम सांसदों और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ये पहल की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष को ये एक समिति ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें तमाम सांसदों के, क्योंकि जो जरूरी संख्या होती है 100 उससे ज्यादा सांसदों के दस्तखत थे। आज लोकसभा अध्यक्ष ने कहा भी कि 146 से ज्यादा सांसदों के उस प्रस्ताव पर दस्तखत थे। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान किया कि उस प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी है और आगे की जो प्रक्रिया है कि उन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए एक समिति का गठन किया है। जो समिति तथ्यों की जांच करेगी और यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट देगी। यानी ये एक पूरी प्रक्रिया होती है कि एक निश्चित संसद सदस्यों की संख्या के दस्तखत वाला एक प्रस्ताव लोकसभा को दिया जाता है। उसके बाद उस प्रस्ताव को लोकसभा की मंजूरी होती है और फिर एक समिति का गठन होता है। यानी महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है किसी न्यायाधीश को हटाने की, उस प्रक्रिया की शुरुआत उसी के साथ हो गई थी जब ये प्रस्ताव दस्तखत वाला सांसदों का दिया गया था और आज इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाना और कमेटी का गठन किया जाना, तो यानी अब ये मामला और प्रक्रिया में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो प्रस्ताव है वो मंजूर हो गया और उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम जानते हैं कि उन पर एक गंभीर आरोप है कि उनके जो सरकारी आवास था वहां पर जली हुई नकदी बरामद हुई थी और वो कोई सफाई जो उन्होंने दी थी उससे संतुष्ट नजर नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट में जब एक तरह से समिति बनाई थी और ये माना गया था कि बहुत गंभीर प्रकृति का मामला है और इस पर आगे बढ़ना चाहिए, यानी उनको हटाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा सांसदों से 146 हस्ताक्षरों वाला एक नोटिस यहाँ पर मिला था।
14 मार्च की रात की एक घटना है। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और अब वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी यहाँ पर खटखटाया था जस्टिस वर्मा ने और उनकी वो जो याचिका थी वो वहाँ पर खारिज हो गई थी। अब यहाँ पर संसद से सीधा संदेश आया है जिसके चलते उनके खिलाफ इस महाअभियोग के जो पूरा प्रस्ताव है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसे मंजूरी मिल गई है लोकसभा स्पीकर के मामले से। आगे यहाँ पर आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जिस तरह से लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आगे इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, और क्या कुछ प्रक्रिया होगी आगे? क्या ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है? जी शैलेंद्र। कि देखिए, हम जानते हैं कि महाभियोग जब भी किसी न्यायाधीश के खिलाफ लाना होता है तो सबसे पहले उनके खिलाफ जो गंभीर आरोप होता है उसके मद्देनजर जो सांसद है वो एक प्रस्ताव देते हैं। वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। 146 सांसदों से के दस्तखत वाला प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया था। 31 जुलाई को यह प्रस्ताव दिया गया था और लोकसभा अध्यक्ष ने उसकी मंजूरी दी है। उसके बाद एक समिति का गठन होता है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से या सदन की तरफ से। उसमें जो उन पर आरोप है उसकी एक गहन जांच होती है महाभियोग प्रस्ताव के पहले। और हमने देखा है कि वो जो समिति बनाई गई 3 सदस्यीय समिति, वो जो गंभीर प्रकृति के जो आरोप है उसकी गहन जांच करेगी और उसकी एक रिपोर्ट एक तरह से सौंपी जाएगी। तब उनको हटाने की प्रक्रिया एक तरह से कहें वो अंतिम चरण में पहुंचेगी, यानी महाभियोग लाने का जो प्रस्ताव है वो आगे बढ़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसका कोई तय समय नहीं होता। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात का बहुत स्पष्ट तौर पर ऐलान किया है, यथाशीघ्र, यानी उन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसकी जांच ये समिति करेगी। उन्हें फिर एक तरह से मौका भी मिलेगा कि अपनी सफाई पे क्या बात कहनी है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये समिति जल्द से जल्द जो उन पर आरोप है उस पर अपनी जांच करके रिपोर्ट देगी और महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर इस वक्त की अहम खबर, जहाँ पर जो विगत 14 मार्च की रात जिस तरह से 11:35 पर जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगी थी, उसको लेकर जस्टिस वर्मा उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और अब वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। और अब इसे हटाने का प्रस्ताव, यहाँ पे जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव पर कमेटी गठित की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कमेटी के ऐलान किया, कमेटी बनने का ऐलान किया। बेहद महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की, जहां पर कैश कांड में इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार समिति में इसमें शामिल होंगे। साथ ही 2 और सदस्यों को भी यहां पे जगह दी गई है। कमेटी में 2 जजों के अलावा एक संविधान जानकार भी रखे गए हैं। 3 सदस्यों वाली ये कमेटी है जो इस मामले की गहन जांच करेगी। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का यहां पर लोकसभा में ऐलान हुआ है। खबरों का सिलसिला यहां पर जारी रहेगा लगातार। इस वक्त लोकसभा से महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला जारी है। यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहिए डीडी न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की मौखिक प्रतिक्रिया रोज आ रही है, लेकिन कागज पर कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। इस महीने की 1 तारीख से मतदाताओं के पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर दावा आपत्ति की मांग की गई थी, लेकिन 12 अगस्त की सुबह 10 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल से प्राप्त दावे और आपत्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जबकि साधारण मतदाताओं ने 13,970 दावे या आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिनमें योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने और अयोग्य नाम हटाने की मांग की गई है। इनका भी निस्तारण अभी नहीं हुआ है। साथ ही 63,591 नए मतदाताओं के फॉर्म 6 प्राप्त हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई से पहले कहा कि मतदाताओं को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। ये भी कहा कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में जगह पाने से वंचित नहीं रहेगा। हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार से बर्खास्त किए गए सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना की प्रतिक्रिया सामने आई है। केएन राजन्ना ने कहा कि उन्हें पद से हटाए जाने के पीछे एक बड़ी साजिश है। राजन्ना का इस्तीफा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर दिए गए उनकी विवादित टिप्पणी के बाद आया, जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक रुख से मेल नहीं खाती थी। राजन्ना ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित मतदाता सूची में हेराफेरी को लेकर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। वहीं भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को इस पूरे प्रकरण पर जवाब देना होगा। Rajanna is not an ordinary member. He was a senior cabinet colleague in Siddaramaiah cabinet, a senior most leader from scheduled tribe community. So entire Karnataka is curious about to know the reason what exactly went wrong, why his resignation was sought and why he was dropped from the cabinet. So entire Karnataka is eagerly waiting for answers from the Chief Minister Siddaramaiah. तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव को स्थानीय पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वे बंजारा हिल स्थित पेदम्मा मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान कुंभ कुमार रचना में भाग लेने वाले थे। ये कदम हाल ही में मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए एहतियातन उठाया गया है। भाजपा नेताओं ने मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया था, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राव को उनके निवास पर नजरबंद कर दिया। फिलहाल उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच।